जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये 7वां सेशन होगा मैथ का। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप पेपर में कैसे करिएगा, आइए बताते हैं कुछ स्मार्ट तरीके। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 12वीं कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यानी कि टोटल 45 विद्यार्थी थे, लेकिन उसमें से भाग कौन लिए? 30 लोग। तो 45 का कोई मतलब नहीं, उसको खत्म कर दीजिए। जो 30 लोग भाग लिए बस उनसे ही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है। ये रीजनिंग में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या तो फिर इसको क्रमचय संचय एक लेसन है वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि 45 लोग थे, उसमें से 30 लोग हिस्सा लिए। तो 45 का कोई काम है नहीं, 30 लोग हिस्सा लिए, उसमें से दोनों एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं तो टोटल हाथ कितने बार मिलाए गए? ऑप्शन भी देखिए दिया गया है। तो जब भी ऐसे हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने बार हाथ मिलाए गए, मिलाए गए, तो इसका फार्मूला होता है n-1/2। n क्या है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल 45 ना रखेगा, क्योंकि 45 लोग थे तो 45 लोग थोड़ी भाग लिए। भाग कितने लिए? 30 लोग। तो n की जगह पर लिखिए 30, और 30 में से एक कम कर दीजिएगा 29, डिवाइड बाई 2 से भाग दे दीजिएगा। 2 से इसको काट देंगे तो 15 बार में। सोचिए अगर 30 होता तो 15 से 45, 450 आंसर आ जाता। लेकिन ये 45 15 घटा दीजिएगा क्योंकि 29 बार में, तो आ जाएगा आंसर 435 बार। टोटल कितने हाथ मिला गए? 29 का 15 में गुणा कीजिएगा तो 435 आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाथ मिलाने वाला जब भी क्वेश्चन है तो n-1/2 पे आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों में प्रसरण की गणना कीजिए। प्रसरण जानते हैं? प्रसरण बहुलक मध्य का जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी उसमें निकालने के लिए देता है प्रसरण। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है प्रसरण, डाटा दे दिया है 3, 6, 5, 2 और 4। इनका प्रसरण ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का प्रसरण अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उनका औसत निकालिए। औसत का मतलब होता है मध्य। तो इनका औसत जोड़ लीजिए। औसत होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो जोड़िए 3 6 जोड़िए 9, 5 14, 14 2 16, 4 20, योग आ गया 20। कौ संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 से हम भाग दे दिए तो औसत आ गया 4। यानी कि आप डायरेक्टली ये सब मिटाकर मैं इनका एवरेज लिख दे रहा हूं, अर्थात औसत। मैं इनका औसत लिख दे रहा हूं कि औसत आ गया 4। अब प्रसरण कैसे निकालते हैं सर? प्रसरण, ध्यान देखिए, प्रसरण निकालने का तरीका होता है कि इसको इस देखते हैं कितना ही ज्यादा है, यानी अंत औसत से तुलना करते हैं संख्याओं का कि कितना अधिक है या कितना कम है। देखिए 4 से कितना अधिक या कम है? कहेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस, इस 4 से कितना अधिक है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, इस 4 से कितना अधिक? 1, तो फिर 1 का स्क्वायर प्लस, इस 4 से कितना अधिक या कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 4 से 1 को नहीं कम है तो यानी 0, तो छोड़ दीजिए 0 का स्क्वायर। बटे में नीचे का रखना है। नीचे हमेशा कौ संख्या? 1 2 3 4 5, तो नीचे आप रख देंगे 5। बस आपका प्रसरण निकल जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ एक स्टेप नीचे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 खत्म हो जाएगा। बटे 5 जोड़ लीजिए, 4 4 8, 1 9, 1 10, टोटल जोड़िएगा तो 10। और नीचे कितने संख्या है? 1 2 3 4 5, यही 5 से भाग कर देंगे, 5 से इसी को भाग कर देंगे तो 5 दूना के 10, यानी आपका प्रसरण आ गया 2। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसरण निकालने का ये मेथड होता है। औसत आप निकाल लीजिएगा, औसत से संख्या का तुलना कर लीजिएगा कि कितना अधिक है, और उसी संख्या का वर्ग करके और जो संख्या का आप तुलना की उसी संख्या से आप भाग कर देंगे, आपका प्रसरण निकल जाएगा। आशा करते हैं कि औसत और प्रसरण आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये जितने प्रश्न आप
इसको मैं करा रहा हूँ, ये सब एग्जाम ओरिएंटल प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। ये मध्य मध्यिका और जो बहुलक होता है उसका फार्मूला पे आधारित है। तो इसमें से कह रहा है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपसे पूछा गया। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्य होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से भी बहुत प्रश्न आजकल बने हैं। ये फार्मूला था बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्य, ये फार्मूला होता है। तो इनका चारों में से कौन सा फार्मूला सही है, इसी को मॉडिफाई करके लिखा है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, ध्यान से देखिए, बहुलक जो इस फॉर्मेट में बन जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो बहुलक देखिए, बहुलक लिखा है, बहुलक माइनस मध्य डिवाइड बाई 3 बराबर माध्यिका माइनस मध्य। क्या इनका यूज करके ऐसे बनाया जा सकता है? आइए चेक करते हैं। इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, ध्यान देखिए, बहुलक माइनस मध्य इक्वल में हाई 3 का एक बार इसमें गुणा करेगा, हाई 3 का एक बार इसमें गुणा करेगा, तो होगा 3 गुणे माध्यिका माइनस तो माइनस, और 3 का देखिए, हाई 3 एक बार इसमें गुणा करेगा, हाई 3 एक बार इसमें गुणा करेगा, तो 3 मध्य हो जाएगा। सॉरी 3 है, समझिएगा, 3 मध्य हो जाएगा। अब देखिए, हाई 3 को मध्यिका है, हाई जैसे माइनस में है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, लेकिन हाई माइनस लगा है, तो इसको आप घटाएंगे तो होगा बहुलक बराबर, ध्यान से देखिए, बहुलक आप निकालेंगे तो बहुलक बराबर, ध्यान से समझिए। अच्छा, हाई 3 माध्यिका तो रहेगा, हाँ सर, 3 गुणे माध्यिका रहेगा, माध्यिका 3 गुणे माध्यिका रहेगा, लेकिन हाई माइनस जैसे उधर जाएगा बराबर के उधर तो प्लस हो जाता है, लेकिन हाई देखिए माध्यिका के आगे माइनस 3 है, तो 3 माध्यिका माइनस में, हाई प्लस में नहीं जाएगा तो एगो घट जाएगा, यानी 3 को माध्यिका में से एगो माध्यिका घटा देंगे तो कब माध्यिका, माइनस 2 माध्यिका मध्य हो जाएगा, क्योंकि मध्य को हम भेज रहे हैं ना, तो ये 2 मध्य हो जाएगा। अगर देखिएगा तो पहला वाला ऑप्शन जो है, जो इस तरह से इस तरफ बनाने में सक्षम है। यानी कि अगर इस तरह के आपको प्रूव करना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कौन सा सीक्वेंस का फार्मूला है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्य बनता है। जब इसको आप क्रॉस गुणा कीजिएगा तो ये बनेगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्य। कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो माध्यिका मध्य को जो भेजेंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, और देखिए मध्य के आगे माइनस लगा है तो 3 माध्यिका में से एगो माध्यिका घट जाएगा तो 2 माध्यिका माइनस, यानी पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले वाला से बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्य का फार्मूला सिद्ध हो जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आप कुछ थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके ही जाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, यानी घन का विकर्ण की बात कर रहा है, यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 3 सेमी है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? तो कुल घन का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², यानी कि अगर a का मान पता रहेगा तो 6 में गुणा कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो पहले गुणाने वाला तरीका देख लीजिए। अच्छा बताइए, हमारा जो भी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा, फिक्स है कि हाँ सर आएगा। तो ऑप्शन देखिए, अगर सब में 2 जीरो कॉमन है, अगर मैं सब ऑप्शन में से 2 जीरो काट देता हूं तो क्या 6 से 9 कटेगा? ऑप्शन नंबर ए, बताइए। कहेंगे सर नहीं।
ऑप्शन नंबर बी देखिए, मैं जीरो सब में कॉमन था तो मैं जीरो को काट दिया हूँ। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, हाँ सर 2 जीरो से काट देंगे, ये भी 6 से नहीं कटेगा, लेकिन ऑप्शन डी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है कि डबल जीरो काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। तो इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी 600। ये तो हो गया स्मार्ट तरीका। आइए इसको करते कैसे हैं बता रहे हैं। तो लिखा है घन का सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतनी। तो घन का विकर्ण जानते हैं कितना होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a। घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a, इसमें दिया है नहीं 10 कड़ी में 3। ध्यान से देखिए, घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a। हम फार्मूला आई घन का विकर्ण दिया है 10 कड़ी में 3a, तो है देखिए इक्वल में है ना। ध्यान से देखिए, घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a, समझिए घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a फार्मूला से। और यहाँ घन का विकर्ण दिया है 10 कड़ी में 3, यहाँ से a का मान निकाल लीजिएगा। जैसे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 काट देंगे तो a का मान आ जाएगा 10। जब a का मान 10 आ जाएगा तो आपसे कह रहा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना। तो a का मान यहाँ रखेंगे ना, तो a का मान रखेंगे तो a का स्क्वायर इन 10 का स्क्वायर इंटू 6 कर देंगे। तो 6 और 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 6 का 100 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 7 मीटर अधिक है। यानी जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके 2 गुने से 7 मीटर अधिक है दूसरी वाली भुजा की लंबाई। उसकी अन्य भुजा की लंबाई उसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है, परिमाप का मतलब उसका बाउंड्री, त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। देखिए पहली भुजा हमको नहीं मालूम, ना दूसरी भुजा मालूम है, ना तीसरी भुजा मालूम है। मान लेते हैं कि पहली भुजा ये सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी। अगर सबसे छोटी भुजा को मैं ए मान लेता हूँ, यानी पहली वाली भुजा को मैं सबसे छोटी भुजा मान लेता हूँ और सबसे छोटी भुजा को मैं ए मान लेता हूँ, तो कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। ये दूसरी वाली जो भुजा है ना, इसके 2 गुने से, यानी इसका 2 गुना करेंगे तो 2a, 2 गुने से 7 अधिक है यानी ये, यानी कि दूसरी वाली भुजा छोटी भुजा के 2 गुना, यानी a का 2 गुना से प्लस 7 यानी 7 अधिक है। अब छोटी भुजा के तीसरी वाली भुजा कह रहा है, तीसरी भुजा 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। जो तीसरी भुजा, सॉरी ये तीसरी भुजा होगा, ये तीसरी भुजा जो इसका 3 गुना, a का 3 गुना करेंगे तो 3a से 5 मीटर अधिक है। अब इन्हीं का परिमाप क्वेश्चन में दिया है 90 मीटर है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा, ए का मान। परिमाप मतलब तीनों बाउंड्री का जो परिमाप होता है जोड़िएगा तो आ जाएगा। तो अब मान लीजिए त्रिभुज बना दिए हैं, ये त्रिभुज, तो हो सकता है ये ए हो, ये 3a + 5 हो और ये 2a + 7 हो। तो परिमाप का मतलब यही बाउंड्री तो होता है, यही बाउंड्री, ये बाउंड्री देखिए, यही बाउंड्री, इसी बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं। तो इसी का परिमाप टोटल दे दिया क्वेश्चन में 90 मीटर। तो अब ये वाला लंबाई a है, ये वाला लंबाई 3a + 5 है और ये लंबाई 2a + 7 है। ये टोटल को जोड़ना है तो 90 मीटर के बराबर आना चाहिए। आइए जोड़ लेते हैं। तो कहेंगे सर 2a + 7 ये है, प्लस, या तो हटा देते हैं, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं ऐसे, और यहाँ 3a + 5 प्लस a, ई टोटल 90 मीटर के बराबर है, क्योंकि परिमाप तीनों बाउंड्री के मेल के बराबर है। बस निकाल दीजिए। देखिए पहले जो ए वाला, यानी कि जो अल्फाबेट वर्ड होते हैं उसको एक साथ जोड़ा जाता है, और जो अल्फाबेट के साथ नहीं उसको एक साथ जोड़ने का ये मैथमेटिक्स नियम है। तो देखिए 2a है, 3a 5a आई 1 6, कहेंगे सर 6a प्लस, तो प्लस है देखिए 7 5 12, ये टोटल हो गया 12, बराबर इधर हो गया 90। अब बताइए 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6a बराबर 90 में से 12 कम करेंगे आएगा 78, 6 से काट देंगे, 6 1 कम 6, 6 3 18, a का मान आ गया 13। आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई। अब बताइए तीनों में छोटी भुजा कौन माने, a ही का मान तो 13 आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 यानी 13 मीटर। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए छोटी भुजा 13 माने थे, ए का मान आ गया 13। आशा करते हैं कि भुजा यानी परिमाप वाला भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि a के पावर 4 प्लस 1 बटे a के पावर 4 बराबर 34 है तो a के पावर 6 प्लस 1 बटे a के पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a के पावर 4 प्लस 1 बटे a के पावर 4 बराबर 34 है, तो आपसे कह रहा है कि a के पावर 6 प्लस 1 बटे a के पावर 6 का मान क्या होगा। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिखे तो कोशिश कीजिए कि इसको, अच्छा बताइए, 4 के पावर से 6 के पावर जाना, गुना में जाना, यानी कि मैथमेटिक्स का नियम है कि a के पावर 4 है तो 4 का क गुना करेंगे तो 6 होगा। कहेंगे सर ये तो दशमलव में जाने लगेगा, तो आप ध्यान से देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि a के पावर जो 4 है इसको a के पावर 2 के घात में बनाया जाए। तो इसको जब a के पावर घात में ऐसे हम बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर, तो इधर होगा जो कड़ी में, हमेशा कड़ी में 34 आप प्लस 2, सॉरी 34 आप प्लस 2, ये नियम होता है। यानी कि 4 के घात से जब 2 के घात में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्क्वायर तो बनेगा, प्लस 34 आप प्लस 2 हो जाता है। तो प्लस 2 का मतलब समझते हैं, ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर, 34 में 2 जोड़ेंगे 36, और 36 का स्क्वायर 6 का। जब इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पूछ रहा है a के पावर 6 प्लस 1 बटे a के पावर 6। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कैसे निकालेगा। देखिए हाई 2 का क गुना घात है 3 गुना, तो 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब कहेंगे सर 216, और 6 का 3 गुना घटा दीजिए। जैसे 6 का, ये देखिए ये घात का 3 गुना है तो हम 6 का क्यूब कर दीजिए, यानी 6 का क्यूब कर दीजिए 216। इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो माइनस होगा, माइनस कितना होगा, इसी का 3 गुना कर दीजिएगा। 6 का 3 गुना बताइए 18, 18 घटा दीजिएगा, और जैसे 18 घटा देंगे आंसर आ जाएगा 198, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये अलजेब्रा के प्रश्न है। जब भी 4 से आपको रिवर्स आना होगा तो 34 में 2 जोड़ देंगे 36, 6 यानी स्क्वायर। जब स्क्वायर से आप जिस पे भी जाना है चाहे तो आसानी से जा सकते हैं। तो ये आपको आशा करते हैं कि अभी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। करे 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y, ब्रैकेट में 4x माइनस 5y का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे प्रश्न आए तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। लिखा है 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y, ये 4 है, का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे y भी है, अब प्लस, सॉरी प्लस नहीं, या इनटू है, ये गुणे में है, ये गुणे में है, 4x माइनस 5y। इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। ये स्क्वायर है, प्लस है, स्क्वायर है, प्लस है, इतना। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना तो हमेशा जान लीजिएगा x बराबर y बराबर हमेशा 1 रखिएगा। क्या रखना है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएं तो x और y के जगह पर हमेशा आपको 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। अब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो कहेंगे सर 1 अब में से 5 जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे रखेंगे 1, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, अब 1 के जगह पर 5, अब 5 एक कम 5, यानी घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया 1, प्लस तो प्लस। नहीं समझ में आया, एक x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4, y की जगह भी 1 रखिएगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5, और 4 में से 5 जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। समझ में आया। बस यहाँ पे देखिए 1 के जगह पर लिखे, यहाँ डायरेक्ट लिखे 5 4 9, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 तो कोई गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस, देखिए ये गुणा में है तो 5 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ गुणे में है 5 में से 4 जाएगा, यहाँ 1 तो -1। अब देखिए हाई तो हो जाएगा 81 और एक हो जाएगा ये 82। देखिए ये 81 प्लस 82, यहाँ से ये तो 82 हो गया जुड़ने के बाद, क्योंकि हाँ ये 82 प्लस 9 1 का -9, याद रखिए ये 81 प्लस -9, तो ये प्लस माइनस है, आपको कंफ्यूजन होगा तो ये तो माइनस में आ गया, ये ब्रैकेट में ऐसे है, यानी कि इसका 82, 82 में से -9 घटेगा तो कितना, तो कहेंगे सर 82 यानी कि 80। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि देखिए 82 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा, कहेंगे सर 12 में से 9 जाएगा तो आएगा 3, यहाँ पे हो गया 7, यानी कि आपका आंसर आ गया 73। आपका आंसर आ गया 73। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन करना कि अब करना क्या है आपको, तो जब भी इस तरह के प्रश्न दे देगा तो ऑप्शन आया 73। देखिए हम एक्चुअली में किए क्या है कि जो मान है मैं इसमें रखते चला गया हूं, तो जो फाइनल हमारा डाटा निकल के आया वो आया है 73। तो अब हमको ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रखें कि जिसका मान 73 आ जाएगा, वही आपका सही आंसर होगा। जैसे ऑप्शन ए में हम ले लेते हैं, देखिए ऑप्शन ए उठा लेते हैं कि 57 एक्स स्क्वायर, इसका तो मान आ गया 73, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप जानिएगा कि एक्स का मान 73 है। जैसे एक्स का मान आया 73, 73 आया है। ऑप्शन नंबर ए को उठा लेते हैं, 57 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर। अच्छा देखिए ए का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, वाई का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट 16 इसमें जोड़ लीजिएगा। जैसे 16 जोड़ेंगे 7 6 13 को 3, अब 5 1 6 1 7, 73 बन गया, यानी सिमिलरिटी बन गया। ऑप्शन नंबर ए ही रखने पर 73 बन गया, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो 57 एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम एक्स और वाई की जगह पर एक रखे हैं और जो आपका डाटा मान निकल गया 73, अब आपको ऑप्शन में रखकर चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में रखने पर 73 ही आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, तुरंत आप बता सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है। कड़ी में लिखा है 1296, सॉरी यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे √121 इंटू यहाँ पे 15, यहाँ पे 216, 1/3 कर दिया बेवकूफ बनाने के लिए आपको। इसका मतलब 1/3, यहाँ पे गुणे में कर रहा है 11/225। इसको तुरंत कर सकते हैं। अच्छा 1296 जानते हैं किसका स्क्वायर है, आप नहीं वर्ग निकालना जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और जब भी आपको वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेगा ये बताते हैं। भाई 96 है ना, 96 को आप डायरेक्ट भी चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए 96 जब भी वर्ग आपको निकालना हो तो क्या करना है, 2 स्थान छोड़ दीजिए, बचा क्या 12। 12 किनके 2 वर्गों के बीच में आता है, कहेंगे सर 3 और 4 के बीच में। अपने मन से एक एक जीरो बना लीजिएगा, 30 और 40। अब बताइए 3 के करीब है कि 4 के करीब है, कहेंगे सर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, तो 30 के करीब है। तो बताइए 30 के करीब है तो 30 से बढ़ते जाइए, 21 का वर्ग करेंगे तो अंतिम में 6 आएगा। क्या 31 का करेंगे तो अंतिम में 6 आएगा, कहेंगे नहीं। 32 का करेंगे तो 2 दूना के 4 नहीं। 33 का करेंगे तो 3 3 के 9। 34 का करेंगे तो सर मिल गया, 34 का करेंगे तो 4 4 के 16 मिल गया। अगर 1296, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वर्ग नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखिए 34 का वर्ग क्या होता है, ध्यान से देखिए ये जो 1296 है किसका वर्ग है, 6 2 8 1 9 9, ये अगर ध्यान से देखिएगा तो 36 का, ध्यान से देखिए 6 6 का 36, 3 3 के 9, 3 6 का 18, दूना के 36, जोड़ेगा 6 3 9 9 3 1296। यानी कि ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जब तक वर्ग नहीं पता रहेगा आप नहीं निकाल पाइएगा। ये 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है, किसने का 36 का, तो यहाँ पे लिखिए 36। आप बताइए 121 किसका वर्गमूल होता है, कहेंगे सर 11 का।
यहाँ पे ऊपर 15 है तो 15 लिख दीजिए। भाई 216 के पावर 1/3 का मतलब समझते हैं, यानी कोई चीज x के पावर 1/3 हो तो इसका मतलब होता है कि आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी ये संख्या लिखी जा सकती है, यानी सेम चीज होता है। तो इसका मतलब कि ये क्यूब है, तो किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है। ये ऊपर है 11, नीचे 225 कड़े में तो 15 का है। 15 से 15 काट दीजिए, 11 से 11 काट दीजिए और 6 से इसको काट देंगे तो 6 आंसर हो जाएगा, यानी 1296 36 का वर्ग था और सबको काटने के बाद आंसर आ गया 6। तो आशा करते हैं अभी आप क्वेश्चन आसान था, आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं तुरंत अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, n का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। 2 के पावर -7 गुणे 2 के पावर 3n प्लस 4 बराबर 2 के पावर 11 डिवाइड बाई 2 के पावर 5। जब इस तरह के प्रश्न हल करना हो तो इस n का मान पूछा है, तो n का मान का मतलब घात का ही मान निकालना। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो बेस को आपको सेम नहीं करना है। तो अब नियम क्या है, यहाँ पे -7 है, गुणे का चिन्ह होता है तो घात और घातांकी का नियम होता है कि गुणे वाले में प्लस कर देते हैं, प्लस 3n प्लस 4। अब बराबर में भाग रहता है तो अगर बेस सेम हो यानी कि आधार सेम हो और चिन्ह भाग का हो तो घातें हमेशा घट जाती हैं। तो 11 में से 5 घटा दीजिए 6, इसी का आंसर निकाल दीजिए। देखिए -7 प्लस 3n, हाई प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस, तो 6 में से 4 घट जाएगा तो 2। अब ध्यान देंगे हाई माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस, तो 3n बराबर कितना 9 और 3 से काट देंगे तो n का मान कितना 3, वही n का मान पूछा था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये घातांकी वाले नियम का फॉलो करता है। तो ये लगाने का मेथड होता है, जब भी घात का कोई मान पूछेगा तो ऊपर घात को ही ले लीजिएगा, नीचे वाला से कोई, देखिए यहाँ पे -7 ले लिए हैं, यहाँ का 3n प्लस 4 ले लिए हैं, यहाँ से माइनस में भाग का घट जाता है तो घटा दिए 6, बाकी कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, आपके ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 0.987 माइनस करना है 0.756, और यहाँ पे 2 स्थान पे बार है, यहाँ पर भी 2 स्थान बार है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि आप इसको भिन्न के रूप में लिखिए जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बार इसको बोला जाता है, बार पे आधारित प्रश्न। कैसे हल करते हैं आइए बताते हैं। सबसे पहले जो संख्या लिख लीजिए 987, कितने स्थान पर कहेंगे सर बार लगाए, तो कहेंगे 2 स्थान पे, तो नीचे 2 × 9। कितने स्थान पे बार नहीं लगाए, एक स्थान पे, कितने स्थान पे बार नहीं लगा, एक स्थान पे, तो 1 0। अब बताइए इस 87 में से कितने स्थान, कौन सा ऐसा अंक है जिसपे बार नहीं लगाए, तो कहेंगे 9, तो इसमें से 9 माइनस कर दीजिएगा, माइनस तो बस वही प्रक्रिया इसमें कर दीजिए। 756, 2 का स्थान पे बार था तो 2 × 9, एक ऊपर नहीं था तो 0, जिसपे बार नहीं लगा उस संख्या घटा देते हैं। अब 987 में से 9 घटाइएगा तो 7 उधर घट जाएगा, 2 इधर, यानी कि आ जाएगा 978 बटे 990 माइनस 7 घटाइएगा तो 7 49, यानी 749 इधर बचेगा, ये बचेगा 990। अगर बेस सेम रहता है तो घट जाती है संख्याएं। 978 में से 279 घटाइए कितना आएगा, तो घटाइए, देखिए 8 में से 9 घटाइए कहेंगे सर 1, 7 में से 4 घटाएंगे कहेंगे सर 3, और 9 में से 7 जाएगा 2 और नीचे बचेगा 990। अगर ये संख्या कटता तो काट के छोटा कर देते हैं, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए। ऑप्शन देखिएगा, सॉरी कहीं घटाने में दिक्कत आ गया है, 1 मिनट देख लीजिए। घटाने में क्योंकि आप ऐसे घटाएंगे ना, 9 7 8 में से घटाएंगे 7 4 9, यहाँ पे देखिए छोटी में से बड़ी घटाएं, यही दिक्कत है। हासिल दिया 18, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे हासिल 6 हो गया तो 16 हो गया, 16 में से 4 जाएगा 12 को 2 हासिल 1, यहाँ पे देखिए घटा दीजिए 8 में 7 1 और 1 2, 229। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको घटाएंगे तो आएगा 229 बटे का 990, ये ऑप्शन हो जाएगा।
अगर ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बार वाले प्रश्न आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर कैलकुलेशन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते ही आप उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन है कि 542 प्लस 321 का होल स्क्वायर माइनस 542 माइनस 321 का होल स्क्वायर अपान 542 गुणे 321 का मान क्या है। जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में बने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिखा हो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे यहाँ पे आपको लिखा a प्लस बी, तो ऊपर वाला ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर टोटल बराबर होता है 4ab के, और नीचे देखिए ए बी दिया है तो ए बी से भी कैंसल, बचता क्या है आंसर 4। क्या क्वेश्चन नंबर जो दिया है ये सेम नियम का फॉलो करता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे टोटल आप लिखेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, यानी इसी सूत्र पे आधारित है, तो इसका भी आंसर आने वाला है 4। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों आप, क्योंकि 542 को a मान लीजिए और 321 को b मान लीजिए, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे, हाँ सर, माइनस तो माइनस 542 को a मान लीजिए और 321 को b मान लीजिए, तो एगो में a प्लस बी है, एगो में माइनस बी है, ये टोटल बराबर होता है माइनस वाले में 4ab के। और नीचे देखिए अगर हम a को माने 542 तो 542 और 321 है, a भी है, इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। ये सूत्र पे आधारित प्रश्न होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं। कह रहा है 2.09 भाग है, यानी डिवाइड करना है 0.0000209, तो आंसर क्या आएगा, आंसर बता सकते हैं। कह रहा है 2.09 में भाग देना है 0.1230 और 209 से। अच्छा बताइए, दो स्थान से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दो स्थान दशमलव घसक जाएगा, यानी दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4, हाई 4 स्थान से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 2 3 4 लगेगा, हाई तो खत्म हो गया पूरा, हाई 209 से कट जाएगा एक बार में और 4 को जीरो, यानी एक बना के 1 2 3 4 गो जीरो जिसमें रहेगा वही हमारा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ही एक बना के 4 गो जीरो है। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसब क्या है। सह अभाज्य का मतलब समझिए जो संख्या किसी से न कटे, तो a और b दो सह अभाज्य संख्या है, तो इनका कह रहा है कि एलसीएम कितना होगा। तो याद रखिए एलसीएम, जैसे हम आपसे कहें 3 और 5, ये सह अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इनका एलसीएम पूछेगा तो गुणा हो जाता है, 3 5 15। उसी तरह ए बी का एलसीएम क्या होगा, तो जब सहभाज्य होता है तो इनका मल्टीपल ही एलसीएम हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा ए इंटू बी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आप कुछ मत कीजिए, लिखिए 798, इसमें से भाग देता है तो 45 शेष बचता है। अब 45 में से भाग देगा तो कितना, ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। जब भी आपसे पूछे शेषफल, क्या पूछे शेषफल, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि देखिएगा क्या अंतिम वाली संख्या सी वाला संख्या कटता है। अगर अंतिम वाली संख्या सी वाला संख्या कटेगा तब भी ये नियम फॉलो होता है, तो 21 इसको काटेगा तो 21 से कम 21 6 16 68 कट जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, शेषफल में बड़ी वाली संख्या को काट देना है, बड़ी वाली संख्या को नहीं लेना है। अब 21 का इसी में भाग कर दीजिए, 21 दूना 42, कितना शेष बचा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा शेषफल। नहीं समझ में आया, आइए फिर से बताते हैं। शेषफल वाले प्रश्न में तीनों संख्याओं को लिख लीजिए जो कि क्वेश्चन में दिया है। पहली वाली संख्या को काट दीजिए, दूसरी संख्या पूछा है, अंतिम वाली संख्या से बीच वाली संख्या में भाग देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा शेषफल। तो 21 का 45 में भाग देंगे, 21 दूना 42, 3 बचेगा शेष, वही आपका आंसर बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा, 8 के पावर 10 गुणे 9 के पावर 7
इंटू 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि कुल अभाज्य संख्या जो कुल है वो कगो है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप इन सबको अभाज्य संख्या में ही तोड़ लीजिए। कोई भी संख्या को जब आप खंडित करके तोड़िएगा तो अंतिम में वो अभाज्य संख्या में ही टूटती हैं। तो क्या अभाज्य संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है? हाँ, क्योंकि 2 एक से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता। तो अभाज्य संख्या का ये फार्मूला मतलब ये एक थ्योरी है, मतलब एक कंसेप्ट है अभाज्य संख्या का, जो एक से कटे स्वयं से कटे। तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इस 8 को। हाँ सर, इसके पावर कितना है 10 गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 3 9, इसके पावर कितना है 7। हाई तो खुद है अभाज्य संख्या में टूटा ही, अब नहीं टूटेगा। तो देखिए गुणा कीजिए 10 3 30, 2 के पावर 30, आज 7 दुना के 14, 3 के पावर 14, हाई 7 के पावर 8 है तो 8। अभाज्य संख्या पूछा है, सबको जोड़ दीजिए घात वाला। देखिए 30 और 14 जोड़िएगा 44, आज 44 में जैसे 8 जोड़ देंगे तो 44 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभाज्य संख्याएं भी निकालना आप सीख चुके होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रत्येक दिशा में 6 घंटा लगता है। यानी अनुकूल जाता है तब वो 6 घंटा, आता है तब वो 6 घंटा लेता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो पहले प्रतिकूल देखिए दिया है 24 किलोमीटर जाता है तो 6 घंटा लगता है। तो 6 से काट देंगे यानी प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा वो अनुकूल जाता है, अनुकूल कितना 36 किलोमीटर जाता है और उसको 6 घंटा लगता है। तो 6 से फिर भाग कर दीजिए, अनुकूल चला जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में पूछा है तो धारा की गति, तो धारा की गति अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला होता है अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के बटेगा 2, धारा की चाल निकल जाएगा। अनुकूल चाल कितना है 6, प्रतिकूल चाल 4, 2 घटा के 2 से भाग कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे प्रतिकूल चाल 4 है तो 4 माइनस कीजिएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और फिर 2 से जैसे काट देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अनुकूल प्रतिकूल वाला भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए आज का आखिरी प्रश्न देख लिया जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें पटरियों पर, यानी लंबाई दोनों का समान है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक ही दिशा में चलते हैं तो चालों का हमेशा अंतर ले लिया जाता है। ये एक ही दिशा में चल रही है, एक का चाल 101 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 21 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए, फार्मूला इसका होता है रेलगाड़ी का कुल दूरी बराबर कुल दूरी का तात्पर्य है कि जितना लंबाई देगा सभी को जोड़ के, कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे 5/18 इंटू समय। आइए, अच्छा एक 2 रेलगाड़ी, अगर पहली रेलगाड़ी की लंबाई एल है तो दूसरी की रेलगाड़ी की भी लंबाई यल होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यल प्लस यल कितना यल, कहेंगे सर इसको लिख दीजिए 2L, तो लिख दीजिए 2L, क्योंकि लंबाई समान है। पर एक ही दिशा में ट्रेन जाते हैं तो चाल उनका घट जाता है। एगो का चाल 101 है, एगो का 29, तो अंतर कर देंगे तो कितना, कहेंगे सर 72। 5/18 कितना समय में, तो कह 21 सेकंड में पार करते हैं। काट दीजिए, प्रत्येक का लंबाई आ जाएगा। देखिए 18 से काटिए, 18 चौके बात है 4 बार में, 4 से 5 में गुणा करेंगे 4 5 20, 21 का गुणा करेंगे तो 420, 4 5 20, अब 20 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 दूना 2L, यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम जोड़ेंगे तो आएगा 420। तो प्रत्येक का पूछे तो 2 से काट दीजिए, 21 बार में 210, यानी प्रत्येक का लंबाई आ जाएगा 210। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये रेलवे वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।